मान्य चंद्रशेखर आजाद जी से गुजारिश करूंगा कि मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और अपने वक्तव्य रखे। मान्य राष्ट्रपति जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, हमारे गठबंधन के दलों की तरफ से, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से दिल की गहराइयों से भूखखेड़ी की सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तन मन धन से सहयोग करके जब खतौली में उपचुनाव हुआ तो गठबंधन के पक्ष में वोट देकर यहाँ की तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो हम भाईचारे से आपके लक्ष्य को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भाईचारा अपने क्षेत्र में बनाकर। मैं लंबे समय से चुनाव में तो भूखखेड़ी नहीं आ पाया। भूखखेड़ी के साथियों को ये नाराजगी भी थी कि भाई प्रोग्राम करके नहीं आ पाए। मैंने इनसे कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम चाहे कुछ भी, लेकिन आप समय रख लेना, मैं वहां जरूर हूं। महाराज जी भी उस दिन वहां साथ थे। महाराज जी ने मुझसे एक निवेदन भी किया है। मैं महाराज जी से वादा करता हूं कि जो निवेदन आपने मुझसे किया, मैं उस पर समाज के सामने कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस निवेदन को पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे बात, जो आश्रम को लेकर निवेदन आपने किया। सम्मानित साथियों, 2-3 चीजें हैं जिस पे आपसे बात करनी है। एक लिस्ट मेरे हाथ में है जो यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के, जो लोग मेहनत करते हैं। कोई भी संगठन हो, दल हो, परिवार हो, उसमें जितने अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। यहाँ जो साथी काम करते हैं, पंकज कुमार वालिया जी, अनुज वालिया जी, हरीश वालिया जी, विपिन वालिया जी, आशीष वालिया जी, राहुल वालिया जी, चांदवीर ठेकेदार जी, दीपक प्रधान जी, राजेश जी, सुरेश कुमार उर्फ लिल्लू जी, अनंत पाल जी, निहाल सिंह जी, संजीव कुमार जी, अंकित वालिया जी, अमित वालिया जी, बादल जी और राजीव जी, ये तमाम सम्मानित साथी जो भूखखेड़ी के हैं, आसपास के गांव के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने में भी एक अहम भूमिका अदा की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, हमारे सम्मानित विधायक खतौली के, मैं उनका भी भूखखेड़ी की धरती पे पहुंचने पर स्वागत करता हूं। ये सदगुरु समनदास जी का आश्रम। मैं भूखखेड़ी पहले तो नहीं आया, लेकिन मैंने यही जाना कि इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा आश्रम है सदगुरु समनदास जी का। और देखो, 2-3 विषय में बात करनी है। पहला विषय तो यही, फिर बात करेंगे समाज की स्थिति पे, और तीसरी बात करेंगे हम लोग आगे कैसे बढ़े। पहली बात ये कि मुझसे टीवी पे भी एक बार पूछा गया कि भाई आप किसमें आस्था रखते थे, तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो जन्म हुआ है जिस परिवार में, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और तमाम हमारे लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। और उनके मिशन को वास्तविकता में अगर पूरे देश में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो सतगुरु समनदास जी महाराज। कितने ही लोगों से नशा, मांस, तमाम तरह के नशे, बुराई, तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद सतगुरु जी ने छुड़ाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है, मैं जेल से छूटा, यही महीना था, ये महीना ही उनकी तो उसमें हुई जब मैं रविदास मंदिर के आंदोलन से जेल से छूटा, तब उनका शरीर पूर्ण हुआ। और मैं एक दिन पहले जेल से छूटा और मुझे खबर आई कि सतगुरु जी जो है नहीं रहे, और मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा उत्तरदार चलाया जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ।
अपने पूरे जीवन काल में जितना समाज में बदलाव के लिए उन्होंने किया उतना शायद ही किसी ने किया, जितना उन्होंने किया। चाहे वो डांटते थे, देखो अपना डांटता भी है, वो गुस्सा भी करते थे, प्यार से भी समझाते थे, सब तरह का व्यवहार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक ही इच्छा थी कि ये कमजोर समाज अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तमाम तरह की बुराइयों को त्याग के जिस तरह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं इस तरह तरक्की करें। और जिन लोगों ने उनके नियमों को माना, यानी कि सतगुरु रविदास जी के मिशन में जो लोग समर्पित हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 90% लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। आप चेक करा के देख लो, मेरा पूरा वो है। उनके बच्चे भी रोजगार कर रहे हैं, उनके घर परिवार भी ठीक है, वो स्वस्थ भी। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे पर। ऐसा राज जिसको मैं अपने ट्वीट में भी लिखता हूं, बेगमपुरा राज। सतगुरु जी ने कल्पना की बेगमपुरा राज की, विधायक जी, क्योंकि वही लिखा गया जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़वाना चाहते हैं। वरना यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी की। यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है वहां दुनिया में, और उस राज का नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज, जिस राज में कोई गम ना। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, हर किसी को खाने पीने की कोई समस्या ना हो, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे। कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ना जाति का ना धर्म का भाईचारा हो, ना किसी को अन्न की, ना भागने के लिए दल की, ना डर की, ना भय की, ना लूट की, किसी तरह की दिक्कत ना आए। ऐसे राज की कल्पना हर कोई राज की कल्पना करता है, लेकिन वो अपने वर्ग, अपने समाज, इनके बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वो कहीं ना कहीं उसका बखान करता है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने जिस राज की बात की उसमें सबके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा मानवतावादी राज आना चाहिए। ऐसे ही बुद्ध ने कहा, ऐसे ही कबीर ने कहा, ऐसे ही गुरु नानक देव ने कहा, जो समता की बात करते हैं, जो चाहते हैं देश में उस चीज की भावना खत्म हो, भाईचारा में। और उनके विचारों को लंबे समय तक सतगुरु जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हमारे बीच है। अगर उन्हीं विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे दुख जो हैं 80% 90% दुख आपके खत्म हो जाए। लेकिन हम सतगुरु जी के मंदिर में आज जयंती के दिन तो आते हैं, उसके अलावा तो जो है चलो यहाँ की अच्छी बात है, भोग पीढ़ी के लोगों को ज्यादा कर पाए कि उनके आश्रम में वो ज्यादा बाहर आ जाते होंगे। लेकिन मैंने तो ये देखा सामाजिक स्तर पे कि हम रविदास जयंती में इकट्ठे होते हैं और भंडारा खाकर जयंती मनाकर उसके बाद 364 दिन अपने घर में सोते हैं। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बहनें मुझे बता दे, कभी सत्संग हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जिस सतगुरु महाराज ने, देखो ये भी इतिहास की बात है, उस समय जब इतनी छुआछूत थी, ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बनारस, काशी बनारस की धरती पैदा हुए और अपने ज्ञान के दम पे, उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने काशी में पालकी पे बैठा के पूरे बनारस का चक्कर सतगुरु जी को लगवाया। ऐसे गुरु जी, जहां इतना छुआछूत था उस समय में, पूरे सर पे पालकी पे बिठा के सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं वो बोलता हूँ जो सत्य होता है, हवा भाई कुछ नहीं बोलता हूँ। और उस समय के जितने राजे महाराजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के, जितने राजपूत राजा उस समय के थे, आप इतिहास पढ़ कर देख लेना, आगे सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के और उनको अपना गुरु स्वीकार की अपेक्षा ले लेके। ये भी एक इतिहास है, ये भी एक इतिहास है। ऐसे गुरु के वंशज, ऐसे कुल गुरु के वंशज इस देश में आज उनके हाथ ऐसे हैं, देखो ये भी इतिहास कहिए, वर्तमान समझिए। जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, उनके बच्चों के हालात देखो, क्योंकि वो अपने बाप को बात कहने में तकलीफ महसूस करते हैं और अपने बाप के विचारों में चलने महसूस करते हैं।
अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर किसी को कोई चैलेंज लेना है तो अपने बाप को बाप कहकर के विचारों में चल के देखो। अगर तुम्हारी तरफ से रुक जाए तब आगे मुझे कहना कि चंद्रशेखर भाई आप गलत कह रहे। आज मैं जो कुछ हूं, मैंने टीवी में बैठे कहा कि आज जो कुछ हूं मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2006 में मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई। जब हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकलने की, पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे। अभी भी होता होगा ना आपके यहाँ, कहते नई परंपरा को हम नहीं करते, आप जयंती निकालना चाहते कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये है लाठी और ये मैंने दे दी तेरे हाथ में। अगर तेरे होते ये शोभा यात्रा रुकी तो तेरा पैदा होना बेकार है। मेरे 2006 की पकड़ी लाठी और अभी तक पकड़ रखी है मैंने। जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, उसके सामने लड़ने उनको जवाब देने के लिए आपका बेटा खड़ा होता नहीं खड़ा होता, बताओ आपका भाई खड़ा होता। ये लाठी 2006 में पकड़ा गए मेरे पिताजी मुझे, ये 2006 में पकड़ा गए कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज इतने साल बाद इतना ठगा गया, इतना बेइज्जत हुआ, ये उम्मीद करता है कोई इनके लिए खड़ा हो और सबका साथ देता। और इतना सीधा समाज है रह के हमारा कि जिसके साथ लग जाता है सब कुछ हो जाए, छोड़ता ही नहीं, जिसके साथ लग जाए। और जिसके साथ नहीं लगता वो चाहे इनके कितने ही पैर पकड़ ले, उससे उसे पकड़ते नहीं। जब चिपकते हैं तो फेविकोल से भी ज्यादा खतरनाक, और जब नहीं चिपकते तो करेले से भी ज्यादा कड़वे। ऐसे हाल है हमारे। लेकिन फिर भी इनकी दया कृपया बीच वालों के तो नहीं, मेरे ऊपर तो भाई मुझसे तो ये बहुत प्यार करते। और प्यार का ही वो है कि आज इन्होंने मेरा कद इतना बड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते। जब इस देश दुनिया में टाइम्स मैगजीन छपी, इन सबके आशीर्वाद, मेरी बहनों के, माओ के, भाइयों के प्यार, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उसमें मुझे भारत से अकेला आदमी था। पूरे भारत से 130 करोड़ की जनता में से इनका एक अकेला खून था उसमें, जिसको लिखा गया कि वो भारत का उभरता हुआ नेता। उसका मात्र कारण ये है। अच्छा, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, लेकिन अपने धन का सही उपयोग करना जानते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आज यहाँ हम पे बैठे हुए सारे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितने छोड़ सकते हैं उससे शराब से दूरी बनाओ, सारा भला हो जाएगा। ठीक है, जितना ऐसा छोड़ोगे उतना सारे शरीर में जान रहेगी, और जितना जान रहेगी उतना ही तुम अपने समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए कर पाओगे। नहीं पी कर झगड़ा करते रहो घर में, सारा कोई गुना नहीं है। ठीक है, अच्छा ये उन कह रहा भाई बंद करवानी पड़ेगी, मन से छुट्टी है, जोर दबाव में नहीं छुट्टी। ठीक है, मन से छुट्टी है पक्का करके। अनिल तो लट मार कर भी छुट्टी, अगर मैं लट मार कर छुटवाऊं तो कल मुझे नहीं मिलने या आगे भाग रहे हैं पीछे पीछे कर तो नाम हो जाएगा। ठीक है, तो समझा के छुटवानी है, जैसे सतगुरु जी ने, समझदार जी ने छुड़वाई। क्यों छुड़वाई नहीं? अरे छुड़वाई। तो ये तो होगी सामाजिक बात कि अपने महापुरुषों को जानो, समझो, पढ़ो, उनके रास्ते पे चलो। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारत में आजादी से पहले तो लोगों को अधिकार नहीं थे, लेकिन जैसे आजादी आई और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो जिन लोगों को व्यवस्था की वजह से जानवरों का जीवन जीना पड़ता था, उनको इंसानों का जीवन जीने का अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने अपने 4 बच्चे, मेरी बहनें यहाँ बैठी, छोटे छोटे बच्चे आपके पास, ऐसे अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, तब जाके हमारे तन पे कपड़े आए, तब जाके गरीब के बेटे को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नौकरी करने का, और सार्वजनिक रूप से जिस तालाब में जानवर पानी पीते उस तालाब में पानी पीने का अवसर मिला। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने उनके खून ने कुर्बान होकर जो सींचा, उससे आज हम लोग यहाँ खड़े होकर अपनी बात को बोल पाते। यानी कि हमें जो भी अधिकार मिले उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। किसने दया पे हमें कुछ नहीं दिया कि हमारे आंसू बहते देख के, हमारी तकलीफ देख के
किसी ने हमारे दया में कुछ दे दिया, इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने कीमत चुका दी। धीरे धीरे जो अधिकार आगे बढ़ते रहे उसके लिए भी आने वाले उसमें आंदोलन जारी रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया तो बहुत सारे हक मिले, जो बचे खुचे थे उनके लिए एक रहबर और पैदा हुए इस धरती पे जो पंजाब की धरती है। ऐसे ही जैसे आपके यहाँ कोई बालक हो यहाँ, ऐसे एक बाबा साहब के जाने के बाद एक रहबर और पैदा हुए जिनको मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जाना। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, अपना सुख दुख स्वार्थ छोड़ के। तब जाके हमें ये समझ आया कि हमारे वोट के जरिए भी बदलाव हो सकता है, हमारे वोट की वैल्यू भी है। और वो वोट की वैल्यू ऐसी है कि वो मिट्टी के आदमी को बहुत ताकतवर बना दे और बहुत ताकतवर को मिट्टी का बना दे। वो ऐसी ताकत है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, जिसके पास है उसको चुनाव के समय तमाम लोगों के पैर पकड़ते हैं। आपके गांव में भी होगा, जब प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, लोकसभा का आएगा, पीडीसी का आएगा, जो आपकी शकल से भी नफरत करता वो भी आपके पैर छूटेगा, ताऊ जी ने दे दी इस बार वोट। तो ये भी ताकत आपको मिली, समझ रहे हो? किस वजह से छूटे आपके पैर आगे? हाँ जी, आज जिस दिन चली गई है पूछने का भी नहीं। तो ये इसको संभाल कर रखना कितना जरूरी है, ये तो समझ में आ गई कि इसकी वजह से पूछ रहे, लेकिन इसको गलत आदमी को देनी कि भाई। तो वोट एक ऐसी ताकत है जिसके दम पे हम लोग इस देश में परिवर्तन कर सकते हैं। वोट एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके दम पे जो काम लाठियों से नहीं हो सकता, गोलियों से नहीं हो सकता, तोप से नहीं हो सकता, तलवार से नहीं होता, वो काम किस चीज से हो सकता है? वोट। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमें कोई नहीं हिला सकता यहाँ से, आपकी वोट ने हिला दिया नहीं हिला दिया? हमने बताओ, वो जो विधायक जी किसी की नहीं सुनते थे, आदमी बना दिया नहीं बना दिया? बनाया नहीं बनाया? और जो आदमी कमजोर पड़ रहा था हमारा, उसे ताकतवर बना दिया नहीं बना दिया? क्यों भाई? तो ये वोट का वो है, इसका भी हमें सही वो करना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए, आपने मेरा एक बार साथ दिया, यहाँ ताकत मिली नहीं मिली आप लोगों को बताओ। आज आप पे अपना विधायक है, आप उससे 24 घंटे, वो इतना काम करने वाला व्यक्ति है, 24 घंटे 7 दिन आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात करते हो। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या उड़ाई, अगर वो तो ढूंढा नहीं मिलने का, वो तो वहां चला जाएगा, वो तो यहाँ हो जाएगा, मेरे आने से पहले खड़ा है, ठीक है? उसे तो मिल नहीं सकते, वो तो तोपों के साए में रहे, वो तो पता नहीं कहा, वो कहीं नहीं रहता, वो आपके दिल में रहा और आपने तो वोट देके विधायक बनाकर ताकत दी उसे, यहाँ के गठबंधन के दलों के सभी लोगों ने। तो अभी मैं गांव में गया, मेरे गांव का नाम भी आदमी सबसे पहला गांव था, कौन सा? सठेड़ी। मैं सठेड़ी गया तो वो चुपचाप आकर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही, कहने लगे जी बारात घर की जमीन है हमारे, अगर आप विधायक जी कह दो तो हमारा बारात घर बन जाएगा। और मैंने तो एक बार सोचा भाई कि मेरे पास इतनी हिम्मत अभी तक दी नहीं, अब भाई मैं बारात घर बनवा दूं कि भाई? तो मैंने फिर इनसे कहा भाई विधायक जी ये लोग कुछ मांग कर रहे हैं, तो सोचो क्या कहा होगा इन्होंने एक लाइन से कहा कि अगर पहला काम इस विधानसभा में कहीं होगा तो इसे बारात घर में होगा। पहला काम अगर विधानसभा में कहीं होगा, प्रस्ताव बना के भेज दो, मैं जवाब दे रहा कि पहला काम अगर किसी विधानसभा में होगा तो वो इस बारात घर का होगा। और क्या चाह भाई हमें? जब हम पे इतना मजबूत आदमी तैयार हो गया तो मुझे लगता है अब तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो इसलिए ये होगी राजनीतिक बात कि आप लोगों भी मेरा साथ देना, या कहीं कहीं टीम कहीं छोड़ दोगे। दिक्कत में लोग कह रहे अगली बार तो बस चुनाव तक था, ऐसा तो नहीं होने का, फिर तो बताओ क्या है सच? आगे साथ रहोगे नहीं रहोगे? जो दोनों हाथ उठाओगे वो साथ रहेगा। मैं भी तो देख रहा कौन कौन नहीं ठा रहा, बेचो उंगल बैठी मेरी थाली पर वहां। अच्छा ठीक है, चलो हाथ नीचे कर लो। तो ये होगी आगे की बात।
कि अगर इस तरह से आप मेरे साथ खड़े रहे तो जो समस्या आपकी है वही मेरी है, उस समस्या का हल होगा। इतने दिन हो गए आपको गरीबी बेबसी में काटते हुए, ये तो अपनी जिंदगी सुधार लो। ये पैसे वाले लोग अगर आपके अपने होते तो आपकी जिंदगी की गरीबी मिट नहीं जाती। छोटी छोटी चीजों के लिए उधार लेते फिर उधार लेकर बच्चों का ब्याह करा, उधार लेकर जो है इलाज के पैसे जुटाओ, ये सब काम फ्री कर दूंगा। अब ताकत तो देकर देखो मुझे, ये सारे काम और जिन अधिकारियों को ढूंढते फिरो तो मैं घर में पूछते फिरेंगे, कोई काम तो नहीं था। अभी मैं आगे किसानों को भी कह रहा था भाइयों की बात कि ये निथारे को बढ़ाने बोलने ना मजदूरों की को बढ़ाने। विधायक जी मैं भी वहां गया तेलंगाना, देखो सुनो सारे काम की बात। मैं तेलंगाना गया तो मैंने वहां पूछा कि तुम्हारे यहाँ मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती है, तो उसने कहा अगर कोई जाएगा चलाएंगे काम मजदूरी 900 रुपए है तेलंगाना में। कितने पैसे? वहां 900 रुपए और यहाँ तो 150 नहीं मिल रहे। समझ आई नहीं आई? कितने पैसे वहां 150 के कितने गुना पता समझे? 6 गुना। तो इनके भरोसे रहोगे सारे 150 भी छीन लेंगे बीजेपी वाले। इनका जो इलाज इसने कर दिया, देखो इनका जो इलाज इसने कर दिया ये जारी रखना, ठीक है? इक्कर में ताकतवर होता रहूंगा और जैसे मैं ताकतवर होता रहूंगा हमारे चेहरे में जो उदासी है यह हंसी में बदलती रहेगी पहली बार, ठीक है? अब आगे की बात सुन लो। एक तो यहाँ ही चुनाव जीतने के बाद नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि यहाँ की जो बीजेपी के नेता वो बेचारे परेशान हो गए, भाई इन्हें टिकट घेरेगा। तो यहाँ जो 2 अप्रैल के मुकदमे जो लड़ाई आपने लड़ी एक्ट वाली, उनमें नए लोगों के नाम जोड़ना, उन पर समन भेजना, उन पर गैंगस्टर भेजना ये शुरू कर दिया और खूब खुश हो रहे, आगे डर जाएंगे। बताओ डर है सरकार तो मुकदमों डर है ना, मुकदमों से डरते ना मुकदमे से डरते। हम तो संविधान के खिलाफ जाने से डरते हैं बस। और आपको भी मैं समझा रहा कि किसी का अपमान ना करो और संविधान के दायरे में रहकर काम करो, तब ताकतवर हो जाओगे। दूसरा काम, एक तो 2 अप्रैल के मुकदमे बहुत बढ़िया है। मैं प्रशासन के लोगों को जोरदार तरीके से करो मुकदमे, ये 10-12 हो जाएंगे तो मेरे लिए हाथ खुल जाए, आ जाऊंगा मैं सारी नहीं रहूंगा सारी के लिए। ये धरना देंगे इसको कलेक्ट्रेट में हम जमा करवाऊंगा मुकदमे सारे में, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ये और 2-4 कर दो भी 1-2 पे करे, ये जी 5-7 को हो जाएंगे। ये 5-7 यहाँ एक दिन चिंगाड़ के मुझे कहेंगे जी हमारे मुकदमे में फिर आऊंगा मैं यहाँ, फिर बताऊंगा मैं तारा कर करे जाऊँ मुकदमे, ठीक है? एक 24 तारीख को एक हमारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ गौरव तेजिया, उनको हमला हुआ। एक खदौली से जब ये प्रचार करके लौट कर आ रहे हैं अनुज और पंकज, तो इन पे भी हमला हुआ। अब ये 2 बातें मैं यहाँ के सम्मानित अधिकारियों को कह रहा हूँ कि भाई ये जो आपने वर्दी पहनी ना, ये गरीब जनता की सुरक्षा के लिए पहनी, ताकतवर लोगों की चाटुकारिता करने के लिए नहीं पहन रखी है। आप अपने भी जो संविधान की शपथ आपने ले रखी है उसको याद रखना। 1 मिनट सुन जाओ, तालियां तुझे ना बजाए पर बात कर लेंगे। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो मैं इनमें से ही एक हूं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ अन्याय होगा तो ये फिर ये बर्दाश्त नहीं होने का, ये बात आप याद रख लियो। रुक जाओ भाई, नारे नुरे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ठीक है। एक और मैं आपको कह रहा हूं भाई, देखो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान ने उसको दिया है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसकी क्या हुआ है मैंने आपको बता दी, हमारे संतों गुरु महापुरुषों का इतिहास बता दिया। अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हो, जिन्हें नहीं पता उनकी तो मैं समझता हूं कि वो तो लापरवाही हो सकती है। जिनको पता उनको ये बता भाई हम ज्यादा हड़के नहीं है, हम बहुत गहरी है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। इसके लिए कभी चेक करना हो तो 2 अप्रैल का आंदोलन पढ़वा देना उन लोगों को बेचारों को,
और कभी अगर वो हो तो रघुनाथ मंदिर का जो गुरु घर का आंदोलन हुआ था दिल्ली का, वो पढ़वा देना। और अभी जो है अभी मुरैना में वो पढ़वा देना। 12 तारीख को भोपाल में हो रहा, उसकी झलकी दिखवा देना उन लोगों बेचारों को। देखो हम किसी के विरोध में नहीं है, जिनकी मानसिकता खराब है, जैसे तुलसीदास दुबे जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने वो धर्म ग्रंथ में लिख दिया कि महिलाएं कमजोर होती हैं, शूद्र ये होते हैं, वो होते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो मानसिक रोगी हैं, जो घोर जातिवादी हैं, जिनको एहसास भी नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं, जिनको जानकारी भी नहीं, ऐसे लोग भी तो मैं कहता नहीं। लेकिन बाकी लोगों को मैं कहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मीडिया के लोग भी इसको याद रखें। अगर किसी समाज से हमने किना कर ली ना, किना, तो उनका व्यक्ति गांव का मेंबर नहीं बन पाएगा। मेरी बात को याद रखियो। अगर किसी को गलत फहमी हो, वोट हमारे पास है, ये लोकतंत्र है। और अगर हिम्मत हो तो किसी में फेरी जोड़ लगाइयो, इन करियो कार्यकर्ता का हमला। हम पंचायत करके कहेंगे बिरादरी की बात को, इस समाज का व्यक्ति प्रधान न बन जाए किसी काम में, फिर आपको एहसास हो जाएगा। हम ये जो लोकतंत्र है ना, इसी की ताकत पर विधायक एमपी बनकर सरकार बनाकर राज कर रहे हो। इसलिए ये बात समझानी पड़ेगी। और भूपेड़ी के सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आपसे कह रहा हूं, टकराने से आपके रास्ते नहीं खुलने के। वो लोग जानबूझ के षड्यंत्र करते हैं कि आप टकराते रहो, जिससे कि आप तरक्की ना करो। आप टकराना बंद करके 2 साल मेरे साथ काम करो। ये तो टेलर था खजौली का, इन्हें पूरी पिक्चर जो है 2024 में दिखाऊंगा, आप लोग याद रखना। जो मैं यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ के मंत्रियों से भी कह रहा हूँ, आइए चुनाव में वोट मांगने आकर हमारा समाज स्वागत करेगा। आप लोग, आप चिंता मत करो, करवाओ जरूर, करवाओ। अत्याचारित चोट का बदला वोट से हम देंगे 24 में। और जो आज मंत्री संतरी बने बैठे वो यहाँ रोड पर घूमते नजर आएंगे आप लोग, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जाति धर्म देकर कार्रवाई ना करें, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति गलत ना करे। क्योंकि अगर आप अन्याय को बढ़ावा देते हो तो इससे जो आस्था विश्वास है न्याय के प्रति लोगों को कमजोर पड़ जाएगा। और भाई हम अपने दम पर जिंदा आए थे, ये भी याद रखो। हमारे आंसू देख के किसी ने दया नहीं करी हमारे ऊपर, करी। अब भाई ये रो रहे हैं, इनका रोटी नहीं है, इनका कपड़ा नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, तो हम दे रहे हैं। हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से, अपना तन घिस घिस कर करा, चाहे मेहनत करी, मजदूरी करी, कुछ भी करा, हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से अर्जित करा। इसलिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बुराइयां छोड़ो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। और आपके आने वाले बच्चों का कल फेस में बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो जो कुछ है, हमको अच्छी रोटी जो अभी मिल रही है उससे हमारा शायद पेट भर रहा है, लेकिन अगर हमारे दिल के जो जख्म है तब भरेंगे जब इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वही स्वाभिमान, सम्मान और वो हक अधिकार मिलेंगे जो उनका अधिकार। और आप लोग चिंता मत करो, मेरे हाथ मजबूत करते रहो, अपने दल को आगे बढ़ाते रहो, संगठन में जिम्मेदारी लेके अपनी कमेटियां बनाते रहो। लोकतंत्र है, जिसका वोट है उसका राज, इस दिन आपका राज होगा। अच्छा बताओ, एक सवाल है, पूरी जिम्मेदारी दी है, बहने भी नहीं राजनीति जानती हो, ये भी बता देंगे। अगर मैं ताकतवर होगा तो आपको कोई न्याय का सामना करना पड़ेगा, बताओ ईमानदार बताओ। अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो आपके ऊपर कोई हमला कर देगा क्या? अगर हमला कर देगा चैन से घर में सो जाएगा क्या? बताओ, नहीं बताओ, पूरी जिम्मेदारी से बताओ, सच्चे मन से। आप गुरु घर में हो, आज आपको मेरे पे भरोसा है नहीं है तो फिर कुछ दिन की बाजी में काट लिए, बहुत थोड़े से दिन मेहनत करते रहो, काटते रहो। साथियों से भी निवेदन, नौजवान से, रोजगार दे रही सरकार, महंगाई खत्म कर रही, बेरोजगारी खत्म कर रही, गरीब किसान के लिए कुछ कर रही, लूट रही दोनों हाथों से। तो इस लूटने वाली सरकार का भारतीय सरकार की रक्षा भी करनी पड़ेगी ना भाई, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। ये जो बाएं बहने बैठी बात सुन लो, खासा बड़ा प्रचारक की कोई लोग है, 4 महिलाएं अगर कहीं हो करती है, अगर वहां अगर बोल चाल हो तो हो ही नहीं सकता है। आपसे एक निवेदन है, एक भाई आप लोग भी कार्यकर्ता लोग बड़े गौर से सुने इस बात को, सारे कार्यकर्ता ध्यान दें। जो लोग हमें रोक नहीं पा रहे ना, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं गांव में जाकर, हमारे लोगों में कहते हैं भाई दस का साथ ना दो,
अरे भाई सारे नौजवानों को मुकदमे लगा दिए, सबकी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन ये सारे IAS IPS बन गए थे, मैंने इन्हें वापिस जो है बेरोजगार कर दिया। मैं सबको मुकदमे लगवा दिया कर दिया। जो सरकार मुकदमे लगा रही है मान लो झूठे, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोग आज लड़ना सीखे तो उन्होंने कह रहे हैं कि मुकदमे लगवा दिए। आप बताओ भाई ईमानदारी से, 2 अप्रैल का आंदोलन आपने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाया तो जबरदस्ती लड़ा था? बताइए, हक अधिकारों के लिए लड़ाना। जो अन्याय होता था कार्रवाई नहीं होती थी, आज भीम आर्मी की वजह से वो कार्रवाई होती है। आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है भीम आर्मी की वजह से। ये दिया है भीम आर्मी इस देश में। पुलिस से पहले जाती है भीम आर्मी, आंधी तूफान में गाड़ी रुक जाए, ट्रेन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज रुक जाए, भीम आर्मी नहीं रुकती। ये दिया है समाज में भीम आर्मी ने। और अगर जो समाज IAS PCS तो खूब बड़े, लेकिन जो समाज पैसे वाला होकर भी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता, उनका आज 18 साल का नौजवान लड़का इंस्पेक्टर साहब से पूछा भाई इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं, बताओ हुई या नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इसे बढ़ाओगे, किसी की बात तो मांगे किस हटाओगे? तो इसका प्रचार भी करेगा तो भाई हमारा भाई आकर बड़ा लग रहा हो, इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ, तब भी तो प्रचार कर लेगा, तब नहीं सिपाही, तब भी रिश्तेदारियों में जाकर वहीं भी कह दिया करो, फोन करके जहां रिश्तेदारियों को वकील को हो जाओ। कहोगी नहीं कहोगी बताओ, ना मनी मानता दो ना बताओ, हमारी थाली है छोड़ वाली ये तो हमारे खिलाफ होगी को है ना, पीछे वाली पूछा तो हमारे खिलाफ हो तो हमारे साथ बता। अच्छा फिर ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, यहाँ की कमेटी का। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कुछ दिन का समय है, देखो छोटा सा पेड़ देखा होगा आपने, अब एक सा लगा होगा अपने आंगन में, और आज कई के आंगन में नींद जैसा ठंडा हो रहा होगा, छांव भी दे रहा होगा, दे रहा थारा भी छोटा सा ये भी बड़ा होगा, थोड़ा सा पेड़ देखियो, फिर बताऊंगा छांव और फल किसे गए, पत्थर नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी, तोड़ने से अपने आप आओगा हाथ में, चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है। और कार्यकर्ता काम करें, गांव गांव में जाके समाज में जो झूठ फैला जा रहा है उसको बेनकाब करें और समाज को जोड़ने का काम करें, और अपने गठबंधन के दलों के सहयोग से भाईचारा बना के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारा गठबंधन जिंदाबाद। और हथौली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार और विश्वास जताने का। धन्यवाद। जय भीम।